हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुगेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी सीरीज़ ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फ्री लेक्चर्स की। जो मैंने यहाँ पे ब्लू टिक्स लगा रखे हैं, ये लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो एंड कार्ल मार्क्स, ठीक है। इनके ऊपर जो मेरे लेक्चर्स हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। और आज जिस थिंग पे हम बात करने वाले हैं वो है प्लेटो, ठीक है। आफ्टर प्लेटो वी विल बी कंप्लीटिंग एरिस्टोटल, मैकियावेली, जेएस मिल एंड जॉन रॉल्स एज वेल, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारी की सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएँ और आपके पास हर एक वीडियो का अर्ली नोटिफिकेशन पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियोस को वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बट आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने में प्लेटो के बारे में, और प्लेटो की सारी थ्योरीज हम करने वाले हैं। इसमें थ्योरीज ऑफ कम्युनिज्म वाइफ करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन करने वाले हैं, फिलोसोफर किंग करने वाले हैं, और साथ ही साथ उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स और इम्पॉर्टेंट कोट क्या क्या हैं उनके रिगार्डिंग, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं, उन सभी को भी कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्लेटो। और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि हमारा जो है अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है फॉर सुएट पीजी पॉलिटिकल साइंस प्रिपरेशन, जिसका एक बैच ऑलरेडी हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और सेकेंड बैच हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और आप हमारी जो एजुग्रेबर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर की, वहाँ से जाकर भी डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्स सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा। तो ये सारे नोट्स उसी कोर्स के हैं। तो आप इस वीडियो के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से आप देख भी पाओगे कि हमारे जो नोट्स है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और किस तरीके का मैटर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो के साथ। प्लेटो जो थे वो बहुत ही क्लासिकल फ़िलासफ़र हैं। क्लासिकल फ़िलासफ़र का मतलब है जो कि बहुत ही पुराने समय के हैं। और फ़िलासफ़र और स्कॉलर्स में फ़र्क होता है। तो फ़िलासफ़र्स वो होते हैं जो अबाउट गुड लाइफ के बारे में चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं कि एक गुड लाइफ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लेटो वॉज अ फ़िलासफ़र हु वॉज आस्किंग, who was seeking the ideas about a good society, कि गुड सोसाइटी कैसे बन सकती है, एक आइडियल सोसाइटी कैसे बन सकती है, ठीक है। इसीलिए उनके जो आइडियाज़ थे उस टाइम के हिसाब से इतने ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव थे, इसलिए उनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ फ़िलासफ़िकल आइडियलिज़्म भी कहा जाता है। आइडियलिज़्म किस लिए? क्योंकि जो उनके आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे आइडियलिज़्म के ऊपर बेस्ड हैं, जिनको रियलिस्टिक फॉर्म में यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में अचीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल आप बोल सकते हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए उनके जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं आइडियलिज्म से रिलेट करते हैं, बट स्टिल दे वर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। प्लेटो के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं यूजी में भी पढ़ा होगा या किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में भी पढ़ा होगा। लेकिन प्लेटो के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं वो सभी हम इस वीडियो में जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बायोग्राफी वगैरह को डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज उसके ऊपर जो है टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाई है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में आपके बायोग्राफी जो है इतनी नहीं पूछी जाती है। तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही इसमें डालने की कोशिश की है, ठीक है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेट एंड अ टीचर ऑफ एरिस्टोटल। तो यानी कि सॉक्रेट इनसे पहले आए थे और एरिस्टोटल इनसे बाद में आए थे। सॉक्रेट इनके टीचर थे और यानी कि इनके गुरु थे, और ये जो थे यानी कि जो प्लेटो जो खुद थे वो एरिस्टोटल के गुरु थे, ठीक है। तो इसलिए उनके ऊपर जो है सोक्रेट्स का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सोक्रेट्स के डायलेक्टिकल फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो सोक्रेट्स थे उनकी जो राइटिंग्स हैं उन्होंने कभी भी खुद कोई राइटिंग नहीं लिखी है, उन्होंने हमेशा डायलॉग फॉर्म के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करी है। तो उनके वही डायलॉग्स को जो है राइटिंग्स में कलेक्ट किया गया है, और उसी डायलेक्टिकल फॉर्म को बहुत सारे थिंकर्स ने आगे जा करके अडॉप्ट किया है, ठीक है। और एरिस्टोटल तो ऑब्वियसली जो है प्लेटो उनके गुरु रहे हैं, तो उन पर तो प्लेटो का प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन फिर भी एरिस्टोटल की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग रही, और उन्होंने अपनी भी अलग से आइडियाज़ दिए जो कि कहीं ना कहीं प्लेटो के अगेंस्ट में भी हैं, ठीक है।
तो वो सब हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि एरिस्टोटल के क्या आइडियाज़ हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेटो क्या हैं। वो हैं रिपब्लिक, लॉज, सिम्पोजियम, सोक्रेटिक डायलॉग्स, टाइमस, अपॉलजी, फीडो एंड द स्टेट्समैन। तो हाल फिलहाल में अभी जो बुक्स बार बार आपसे पूछी जा रही है वो हैं आपकी लॉज, अपॉलजी और स्टेटमेंट। ये 3 किताबें आपसे बार बार पूछी जा रही हैं अदर एग्जामिनेशंस में, लाइक आपका यूजीसी नेट हो गया या फिर आपका सुएट हो गया, और इससे पहले जो आपका ड्यूएट हुआ करता था जो कि इस साल सुएट के अंदर कंबाइन हो गया, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट भी आपका सुएट में कंबाइन हो गया है। तो इन सभी एंट्रेंस टेस्ट में आपकी जो किताबें पूछी जाती हैं, अब आजकल ऐसी किताबें पूछी जाती हैं जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक सभी को पता होता है कि प्लेटो ने लिखी है, तो इसीलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को वो लोग दे रहे हैं जो ज़्यादा बच्चों को ना पता हो और नॉलेज बेस्ड हो। ठीक है, यानी कि चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वर्क्स का एक तरीके से साइटेशन दे दिया है। अब आते हैं इन्फ्लुएंस का, क्योंकि कोई भी जो फिलोसोफर हम पढ़ते हैं, जब कोई भी हम थिंकर पढ़ते हैं, तो उसकी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, उस पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों का और उनके जीवन में जो लोग रहे होते हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। और अगर हम उस इन्फ्लुएंस को समझ लेंगे तो 50 to 60% आइडियाज़ हम उनके वहीं पर समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फ्लुएंस को जो है लिखा है। सबसे पहले आते हैं सोक्रेट, जो उनके गुरु रहे थे। प्लेटो कंसीडर सोक्रेट्स एज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो सोक्रेट्स थे, ही वॉज द वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ। सो प्लेटो एक्सेप्टेड द 3 डॉक्ट्रिन इनंसिएटेड बाय द सोक्रेट। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थे जिनके बारे में सोक्रेट ने बात की थी। फर्स्ट, वर्च्यू इज नॉलेज, ये सभी को पता होगा। उसके बाद सेकंड है आपका थ्योरी ऑफ रियलिटी एंड थर्ड है आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इन सभी के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे जब हम फिलोसफर किंग वगैरह को पढ़ेंगे। सोक्रेट्स वॉज पनिश्ड एंड सेंटेंस टू दी हेमलॉक। तो सोक्रेट्स ने जो है, इतने पुराने समय में, आप समझ सकते हो कितने सालों, हजारों सालों पहले की बात ये हो रही है। तो सोक्रेट्स ने उस समय पे जो है इस तरीके के आइडियाज़ की बात की थी कि लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है, जो वहाँ का जो रूलर था, उसने जो है सोक्रेट को हेमलॉक पिला दिया था, जिसको पॉइजन, एक ना पॉइजन का नाम है हेमलॉक। तो उस पॉइजन को पिला करके जो है सोक्रेट्स की डेथ कर दी गई थी। सो एथेंस वाज रूल्ड बाय द डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे में जो है जो आपके प्लेटो थे वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की वजह से ही सोक्रेट को जहर दे करके मारा गया था। देयरफॉर कंसीडर डेमोक्रेसी एज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए प्लेटो के लिए भी जो है डेमोक्रेसी वाज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड इक्वेटेड इट विद द ट्रू रूल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप किसी फिलोसोफर पे, किसी थिंकर को आप जब इंडिविजुअल भी कहीं पे पढ़ोगे, जब खुद से आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो प्लीज़ उसके ऊपर इन्फ्लुएंस की चीज़ों को रहा है उनको ज़रूर पढ़िएगा। बिकॉज जैसे कि अभी हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंस पढ़ा कि किस तरीके से जहर दे करके सोक्रेट को मार दिया गया था, इस वजह से जो है प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाता है। तो जब तक आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता होगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो फिलोसोफर किंग को क्यों सपोर्ट कर रहा है और डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस को समझने से एक बात ये क्लियर हो गई कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्यों है। सेकेंड बात, रेमेडी, यानी कि वो बोलते हैं अगर डेमोक्रेसी वर्स्ट फॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट फॉर्म क्या है, फिलोसोफर किंग, जो अभी हम नीचे आगे पूरे पीडीएफ में अच्छे से समझेंगे। Pythagoras, according to Pythagoras, the entire universe is based on mathematical principles. Theory of souls. Soul is an Indian concept not used by the Western scholars. It is believed that Pythagoras got the idea of soul from India. तो कहीं ना कहीं ये उस टाइम के स्कॉलर्स हैं, उस टाइम के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट थिंकर्स नहीं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पाइथागोरस मैथमेटिक्स में सबसे बड़े वो जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। उसके बाद हेराक्लिटस एंड परमेनेटस। तो उस टाइम के ये जो है प्लेटो के कंटेम्प्रेरी हैं, जिनका ऊपर जो है प्लेटो के ऊपर जिनका जो है प्रभाव रहा है। ठीक है, हेराक्लिटस अमंग टू हिम चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हेराक्लिटस, मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, तो वो नदी के पानी की बात करते हैं कि एक नदी में जब आप हाथ देते हैं और जब आप दूसरी बार हाथ देंगे तो पानी तो वही आपको लगेगा, पानी सेम है, लेकिन क्या असल में वो पानी सेम है? आपकी हाथ को जिस लहर ने छुआ था, जब आप दूसरी बार उस हाथ को उस नदी के अंदर डालोगे तो दूसरी पानी की लहर आपके हाथ को छुएगी, यानी कि आपका पानी जो है वो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। हवा भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हेराक्लिटस क्या बोलते हैं कि चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ल्ड, जो है परिवर्तन जीवन का नियम है, जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, परमानेंस अमंग द चेंज, कॉन्टिन्यूटी परमानेंस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने बोला कि चेंज के साथ साथ कॉन्टिन्यूटी भी जो है
एक कैरेक्टरिस्टिक है वर्ल्ड की। तो इनको आपको जो है इंडिविजुअली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि प्लेटो के ऊपर पाइथागोरस, हेराक्लिटस, पार्मेनाइडस, सोक्रेट्स ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है थिंकर्स का प्रभाव उनके ऊपर रहा है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मेन थ्योरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो की सबसे मेन थ्योरीज क्या रही हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के लिए न्याय क्या है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये वो वाला न्याय नहीं है जिसके बारे में हम आज बात करते हैं कि पनिशमेंट के बाद जो है किस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए, तो वो वाला जस्टिस की नहीं है। प्लेटो बहुत ही पुराने समय के ग्रीक फिलोसफर हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक, the state come into existence for the sake of life and continues for the sake of good life, which makes it essential to have a just society and a just state। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो इसमें बेसिकली प्लेटो ये बोल रहे हैं कि समाज में जो है अच्छाई के लिए, यानी कि आपका जो समाज है उसमें बेहतरी कैसे की जाए, गुड लाइफ कैसे प्रोवाइड की जाए, वो ही एक मेन एम है स्टेट का। ठीक है, और इसीलिए जो है सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए हमें एक जस्ट स्टेट की ज़रूरत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो व्यू जस्टिस एज अ सेंट्रल क्वेश्चन when dealing with the politics। Here politics denote the subject of political science। The republic discuss the justice in the form of dialogue। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उनके ऊपर सोक्रेट्स का बहुत प्रभाव था, और सोक्रेट्स की कोई भी राइटिंग उन्होंने खुद नहीं लिखी है, वो सारी डायलॉग फॉर्म में है। तो ये डायलॉग फॉर्म का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आ रहा है? सोक्रेट्स से आ रहा है। तो रिपब्लिक में जो उन्होंने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी है रिपब्लिक को लिखने में, तो वो डायलॉग फॉर्म में है। यानी कि रिपब्लिक में आपके जो है 6 कैरेक्टर्स हैं जिनके बीच में आपस में बातचीत हो रही है, और उसी में अपने प्लेटो ने सारे आइडियाज़ को दिया है। दिस मेथोडोलॉजी इज नाउन एज द डायलेक्टिकल मेथड, जो कि सोक्रेट्स से उन्होंने बोरो करी है। द डायलॉग टेक्स प्लेस बिटवीन द सोक्रेट्स, ग्लूकोन, एडिमेंटस, सिफिलस एंड द थ्रीमाइकस। ठीक है, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कुछ पेपर्स में क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए आपको जो है सारे कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए कि प्लेटो की रिपब्लिक के किताब में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे हैं। अब आता है आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, एक आर्किटेक्ट कौन होता है ना? आर्किटेक्ट वो होता है कि जो घर के नक्शे को तैयार करता है ना? तो उसी को इस्तेमाल करके जो है प्लेटो अपने जस्टिस को समझाना चाह रहे हैं। सो क्या कहते हैं प्लेटो? ही एक्सप्लेन्स दैट एज ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ईच पार्ट इज असाइन टू द डिफरेंट आर्टिसंस। वो बोलते हैं कि जब एक बिल्डिंग को हम बनाते हैं, जब एक इमारत का हम निर्माण करते हैं, तो उसमें हर एक पार्ट को बनाने का जो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो अलग अलग आर्टिसंस यानी कि शिल्पकार को दी जाती है। बट द आर्किटेक्ट कंबाइंस इट टू द कॉन्ट्रीब्यूट टू द फाइनल आउटले ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन एक आर्किटेक्ट जो होता है, जो मेन आर्किटेक्ट होता है, वो पूरे बिल्डिंग का आउटले डिसाइड करता है कि सबको जोड़ करके एक बिल्डिंग का जो फॉर्म होगी वो क्या होगी। ठीक है, सिमिलरली the three cardinal virtues, namely the temperance, courage, and the wisdom, should be cultivated by the traders, soldiers, philosopher class, respectively, and the justice, the fourth virtue, would act as the architect establish a perfect state। तो बेसिकली आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम जो है अलग अलग शिल्पकार को छोटे छोटे पार्ट बनाने को देते हैं, लेकिन एक फाइनली जो आर्किटेक्ट होता है जो उन सभी को कंबाइन करके एक बिल्डिंग का निर्माण करता है, उसी तरीके से एक समाज में जो 3 तरीके की कैटेगरीज हैं, 3 तरीके की कैटेगरी के लोगों में जो डिवाइड करता है, उसमें पहला है आपके ट्रेडर्स, ठीक है, सेकेंड है आपका सोल्जर्स, और थर्ड है आपका फिलोसफर क्लास। तो बोलता है कि इन तीनों में जो है ना 3 अलग अलग तरीके के गुण होते हैं। ठीक है, एक गुण होता है आपका टेम्परेंस, एक गुण होता है आपका करेज, और एक गुण होता है आपकी विजडम। ठीक है, तो वो बोलता है कि इन तीनों गुणों को इन तीनों क्लास ऑफ सोसाइटी के पास हैं, और ये जो तीनों मिलकर के अपना अपना काम इकट्ठे करते हैं, तो एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होता है। यानी कि एक दूसरे के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, और अपनी अपनी योग्यता, यानी कि टेम्परेंस ट्रेडर्स का योग्यता है, सोल्जर का करेज योग्यता है, और फिलोसफर किंग की विजडम यानी कि बुद्धिता योग्यता है। तो जब ये तीनों अपनी तीनों शक्तियों का, अपने तीनों सोल्स का, अपने तीनों वर्च्यूज़ का इस्तेमाल करके सोसाइटी में रहेंगे, तो एक जस्ट सोसाइटी को हम क्रिएट कर पाएंगे, एक परफेक्ट स्टेट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, समझ आ गया आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस।
अब बात करते हैं कि प्लेटो वॉज अ यूटोपियन रेडिकल आइडियलिस्ट मेथोडोलॉजी वॉज डिडक्टिव। ठीक है, सो प्लेटो को जो है बहुत सारे फिलोसोफर यूटोपियन बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, आइडियलिस्ट बोलते हैं और उनकी मेथोडोलॉजी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। सेबाइन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेंटेर, जिनकी कमेंट्री जो है अक्सर पूछी जाती है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइटेड करके लिखा है। व्हाट एरिस्टोटल कॉल्स द आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटो सेकेंड बेस्ट स्टेट। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने बोला कि जो अरस्तु है उनका जो आइडियल स्टेट है वो हमेशा प्लेटो का सेकेंड बेस्ट स्टेट है। अब सेकेंड बेस्ट क्यों बोला है, उसके पीछे का रीज़न है। सेकेंड बेस्ट इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में प्लेटो और एरिस्टोटल सिमिलैरिटीज़ भी रखते हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी रखते हैं। सो वो बोलते हैं कि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल है उनमें डिससिमिलैरिटी ये है कि प्लेटो जो है सभी के लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आइडियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है हर समय में लागू होने के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल जो है फिलोसोफर किंग के हाथ में अपनी पावर को नहीं दे रहे हैं। एरिस्टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उनके स्टेट में जो है लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि स्लेवरी में जो लोग हैं और जो वुमेन हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऐसा प्लेटो के बारे में नहीं है। प्लेटो नहीं बोलता है अपने स्टेट में कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है या आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इसीलिए सेबाइन बोलते हैं कि वैसे प्लेटो का जो स्टेट है वो आइडियल फॉर्म में जो है एरिस्टोटल से ऊपर है, इसलिए वो बोलता है कि एरिस्टोटल स्टेट इज़ अ प्लेटो सेकेंड बेस्ट स्टेट। तो इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, प्लेटोस आइडिया ऑफ जस्टिस इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ द थ्री सोल्स। याद करिए इन तीनों सोल्स को जो कि मैंने आपको बताए हैं, टेम्परेंस, करेज एंड विजडम। तो वो बोलता है कि जो तीनों टाइप के जो लोग हैं सोसाइटी में, जिसमें कि ट्रेडर्स हैं यानी कि जो आपके बिजनेसमैन लोग होते हैं, ठीक है, मुझे हिंदी शब्द एकदम से अभी याद नहीं आ रहा है, उद्योगपति जो होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेडर्स हैं और जो मार्केट को चलाते हैं, और जो सोल्जर्स हैं जो कि आर्मी प्रोवाइड कराते हैं फिलोसफर किंग को, और जो फिलोसफर किंग है, ठीक है, फिलोसफर क्लास यानी कि जो कि स्टेट को चलाएगी, जो कि रूल करेगी। ठीक है, तो वो बोलता है कि जब तीन तरीके के लोग अपने अपने करेज के हिसाब से अपनी अपनी सोल इनको वो बोलता है, यानी कि ट्रेडर्स का जो गुण है टेम्परेंस वो इनकी सोल है, सोल्जर्स का जो वर्चू है वो करेज है, और फिलोसफर का जो वर्चू है वो विजडम है। वो बोलता है कि जब तीनों अपनी इन सोल्स, इन तीनों चीज़ों को वो सोल्स बोलता है। ठीक है, हमारी जो आत्मा है हम उस वाली आत्मा की बात अभी नहीं कर रहे हैं, प्लेटो इन तीनों को सोल्स बोलता है। सो प्लेटो बोलता है कि जब तीनों तरीके के लोग जो हैं अपनी तीनों टाइप के विजडम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटीज़ को अपनी वर्चूज़ के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करेंगे, तब सोसाइटी आपकी बिल्कुल जस्ट बन जाएगी। ठीक है, यानी कि आपकी जस्टिस आपका सोसाइटी में आ जाएगा। वन क्लास शुड नॉट इंटरफेयर इन दी वर्क ऑफ अदर्स। तो एक जस्ट सोसाइटी चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक क्लास यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के काम में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। अब आता है फिलोसफर की कॉर्नर स्टोन ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो बोलता है कि एक राज्य को चलाने के लिए जो सबसे ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, जो राज्य को चलाएगा, उसको वो नाम देता है फिलोसफर किंग। जैसे कि आज के स्टेट में जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं अलग अलग कंट्री में, वो हेड होते हैं कंट्री के, उसी तरीके से प्लेटो बोलता है कि आपके स्टेट का हेड कौन होगा? फिलोसफर किंग होगा। ठीक है, फिलोसफर वो क्यों बुला रहा है उसको? क्योंकि वो बोल रहा है कि फिलोसफर किंग, वो उसको इसलिए बोल रहा है, खाली किंग भी तो बोल सकता था, लेकिन जो प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है उसमें वो एजुकेशन का इतना लंबा पार्ट बताता है कि जिसके बाद वो फिलोसोफर जो है किंग बन पाएगा। इसलिए उस किंग को जो है बहुत सारी नॉलेज है, वो बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर करके आया है, इसलिए वो उस किंग को फिलोसोफर किंग बुलाता है। ठीक है, रिपब्लिक एज कंसर्निंग जस्टिस, सो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है प्लेटो की, जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ठीक है, यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि इंडिविजुअल की जो फैमिली होती है, पहले इंडिविजुअल आता है, फिर फैमिली बनती है, फिर स्टेट आता है, तो बोलता है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो बिगर वर्जन ऑफ इंडिविजुअल ही है। ठीक है, अब आता है उसका थ्योरी ऑफ सोल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उसने तीन तरीके की विजडम उन तीनों में बताई है, टेम्परेंस, करेज एंड विजडम, सॉरी, टेम्परेंस, करेज एंड विजडम, तीन तरीके के ये वर्चूज बताए हैं जिनको वो सोल्स बुला रहा है। द सोशल क्लास ऑफ ट्रेडर्स, अब जो ट्रेडर्स हैं जो कि
बाजार में खरीद फरोख्त करते हैं चीज़ों का, whose dominant trait is desire, the befitting virtue is traders is the temperance। वो बोलता है उनका डोमिनेंट ट्रेट यानी कि उनमें सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट में कौन सा ट्रेट होता है वो होता है डिज़ायर। तो इसीलिए उनका जो बेफिटिंग वर्च्यू होगा यानी कि उनका जो मेन ट्रेट होगा वो होना चाहिए टेम्परेंस यानी कि संयम। ट्रेडर्स को अपने ऊपर संयम होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्लास आती है सोल्जर्स की। वो बोलता है कि उनमें जो सबसे डोमिनेंट ट्रेट होता है वो है स्पिरिट, इमोशन। इसलिए एक सोल्जर को करेज की वर्च्यू होना चाहिए, ठीक है, उसमें करेजियस वो होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है थर्ड फिलोसोफर्स, हुज डोमिनेंट ट्रेट इज नॉलेज यानी कि फिलोसफर के सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, नॉलेज। उनके पास ज्ञान बहुत होता है, इसलिए ही शुड बी विजडम एंड वाइज, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि इन तीनों टाइप के जो लोग हैं, इन तीनों टाइप के जो क्लास हैं, ट्रेडर्स, सोल्जर्स एंड फिलोसफर, जब तीनों अपना अपना काम करेंगे अपनी गुण के अकॉर्डिंग, यानी कि ट्रेडर्स जो है टेम्परेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सोल्जर्स अपनी करेज के अकॉर्डिंग काम करेंगे और फिलोसफर अपनी विजडम यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करेंगे, तो जो है समाज में जस्टिस आ जाएगा, ठीक है। Justice which creates harmony in all three social classes and is a necessary condition for human happiness। अब बात करते हैं fourth virtue is a manifestation of harmony between the all three classes। अब fourth virtue कौन सा है, fourth virtue तभी आएगा जब इन तीनों फिलोसोफर के, ट्रेडर्स और सोल्जर्स, जब इन तीनों टाइप के जो लोग हैं, इन तीनों टाइप की कैटेगरी के जो आपके लोग हैं, ट्रेडर, फिलोसफर और सोल्जर्स, इन तीनों में जब हारमनी आएगी, ठीक है। हारमनी का मतलब है कि जब शांति में तरीके से तीनों अपना अपना काम करेंगे तो सोसाइटी में फोर्थ वर्च्यू आ जाएगा यानी कि सोसाइटी जस्टिस हो जाएगी, ठीक है, जस्ट सोसाइटी बन जाएगी। अब वो बात करता है इन तीनों को ना अलग अलग तरीके से ना नाम से वो डोनेट करता है, ठीक है, डिनोट करता है, सॉरी। तो फर्स्ट जिनको वो रूलर्स बोल रहा है जिसमें विजडम है और उनको बोलता है गोल्ड, ठीक है, उनको वो गोल्ड की कैटेगरी में रखता है क्योंकि गोल्ड को हम जो है वैल्यूएबल मानते हैं। सेकंड वो बोलता है सोल्जर्स, सोल्जर्स को वो सिल्वर की कैटेगरी में रखता है क्योंकि सिल्वर को हम सेकंड इंपॉर्टेंट मेटल मानते हैं। और थर्ड वो कॉपर यानी कि वर्कर्स को रखता है, वर्कर्स यानी कि वही आपके ट्रेडर्स, ठीक है, जिनको वो कॉपर में रखता है। तो बेसिकली वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, इन तीनों टाइप के ज़रिए से वो ये बताना चाह रहा है कि कौन से ज़्यादा सुपीरियर है। उसके अकॉर्डिंगली फिलोसफर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए उनको वो गोल्ड से डिनोट करता है, सोल्जर्स को कम करके वो सिल्वर से डिनोट करता है और वर्कर्स को वो कॉपर से डिनोट करता है, ठीक है। और जब तीनों सोसाइटी में अपना अपना काम करेंगे तो आपकी जस्टिस आ जाएगा। द फिजिकल बॉडी इज द डीकेइंग पार्ट वेयर द सोल इज परमानेंट पार्ट। वो बोलता है कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है ना, वो तो हमारा डीकेइंग पार्ट है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो सोल है, ठीक है, वो आपका परमानेंट पार्ट है, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। दोज हु हैव रीजन कैन इस्टेब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन इस अर्थ। तो जैसे कि उसने बताया ना कि इन तीनों के अंदर ये तीन तीन मेन वर्च्यू होते हैं, विजडम, करेज एंड मॉडरेशन, जिसको हमने टेम्परेंस भी अभी बोला है। तो वो बोलना चाह रहा है कि अगर जो मनुष्य है अपने रीजन का, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा तो वो धरती पे ही स्वर्ग बना सकता है, ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड ऑन इस अर्थ। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि वो आइडिया को कितना ज़्यादा महत्व दे रहा है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरी ऑफ आइडिया। सो व्हाट प्लेटो सेज, ही वांट्स टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट, ठीक है। आइडियल स्टेट क्यों, क्योंकि जो करंट फॉर्म ऑफ स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो है अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए जिस तरीके का वो स्टेट बनाना चाहता है उसको वो आइडियल स्टेट बोलता है, ठीक है। हेंस द पर्सन इन हुम रीजन डोमिनेट्स, द फिलोसोफर किंग कैन क्रिएट द आइडियल स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने फिलोसफर किंग को सबसे ज़्यादा महत्व दी है, जैसे कि उसने गोल्ड से उसको डिनोट किया है और साथ ही साथ ये बताया कि उसमें सबसे ज़्यादा विजडम होती है। तो वो बोल रहा है कि जब फिलोसोफर किंग आपके स्टेट को हेड करेगा, आपके स्टेट को कंट्रोल करेगा, तभी आपका आइडियल स्टेट बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि आइडियाज़ आर परमानेंट, मैटर्स बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ चेंज। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है कि उस पर किस किस का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। तो इन्फ्लुएंस मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि जब आप इन्फ्लुएंस समझ लेते हो तो आप 50 to 60% आइडियोलॉजी उस थिंकर की वहीं समझ लेते हो। जैसे कि यहाँ पे हेराक्लिटस और पार्मेनियस ने ये बताया था कि चेंज इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टीन्यूटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ल्ड। तो उसी को यूज़ करके यहाँ पे प्लेटो ये बताना है अपने थ्योरी ऑफ आइडिया में कि जो मैटर है
जो मटेरियलिस्टिक थिंग है, चीज़ें हैं वर्ल्ड में, ठीक है, समाज में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो जो है चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो आइडिया है, ठीक है, वो हमेशा परमानेंट रहता है। इसलिए आपको आइडियाज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे। आइडिया इज द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ गॉड। तो वो आइडिया को जो है वर्ड ऑफ गॉड से जो है डिनोट कर रहे हैं। मैटर बिलोंग्स टू दिस वर्ल्ड इज अ विजडम ऑफ इम्परफेक्शंस। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो आपका आइडिया है वो परमानेंट है, और जो इस वर्ल्ड की मेटेरियलिस्टिक थिंग है वो सिर्फ इस वर्ल्ड में ही चेंज होती रहती है, इस वर्ल्ड में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज। वो अभी हम एलोगेरी ऑफ केक जो नेक्स्ट इसका टॉपिक इसमें आपको समझाऊंगी मैं। तो बोलते हैं कि जो समाज में आपको जो रियल लग रहा है ना, आप जो समझ रहे हो कि आपको जिस तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही है वही रियल है, वो बोलता है वो रियल नहीं है, वो तो मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो है जो समाज आपको दिखाना चाह रहा है। तो ही इज सेइंग द रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज। वो केवल और केवल जो आपकी आइडियाज हैं उनकी परछाई है, ठीक है, वो रियलिटी नहीं है। अब इसी को वो समझाते हैं अपनी एलोगेरी ऑफ केव से। So according to Plato, our position is like a chain man in a cave. मैं अभी आपको इसको डायग्राम के हिसाब से भी समझाऊंगी। And is back towards the entrance of the cave. When the man looks at the cave, he knows at the images that he considers as the real. However, when his chains are removed, he is punished into the light. Will realize that what he has considered as real was just a shadow. अब मैं इसको आपको जो है डायग्राम के साथ समझाती हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम में आपको समझ नहीं आएगा। तो अब हम समझते हैं उनका एलेगरी ऑफ केव। तो वो ना इस एलिगरी ऑफ केव के ज़रिए हमारे जो वर्तमान जो समाज है उसकी सच्चाई बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको केव समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको वर्तमान समाज से इसको रिलेट करके समझाऊंगी, ठीक है। सो वो बोलते हैं कि गुफा है, गुफा में जो है कुछ लोग यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये लोग जो है ना प्रिजनर्स हैं, जिनको जंजीरों से बांधा गया है। इनके पीछे आग जल रही है और आग के सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की परछाई से यहाँ पे इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। और लेकिन इनको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है दीवार के, तो इसलिए ये जो प्रिजनर्स हैं ये इसी चीज़ को सच्चाई समझ रहे हैं, जो कि शेडो है इन वाली चीज़ों का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रिजनर्स हैं ये बंधे हुए हैं, ये पीछे की सच्चाई नहीं जानते, तो इनके सामने जो वॉल पे चीज़ें आ रही हैं ये उन्हीं को ही सच मान रहे हैं। लेकिन इनमें से एक बंदा जो है अपने आप को फ्री कर लेता है चेन से, और वो बाहर निकल जाता है केव से। और जैसे ही वो केव से बाहर निकलता है उसको सूरज की रोशनी दिखाई देती है, और उसको सभी चीज़ें जो है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लग जाती है, यानी कि समाज की सच्चाई दिख जाती है। तो बेसिकली ये पर्सन जो है आपकी नॉलेज को अटेन कर पाता है, ट्रू नॉलेज को, यानी कि अब वो शेडोज़ के ऊपर भी यकीन नहीं कर रहा है, अब वो रियलिटी में चीज़ों को देख रहा है। तो इसी के ज़रिए जो है प्लेटो ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज है वो हमें जो है जंजीरों में जकड़े रखता है, सॉरी। वो जो जो हमारा समाज है वो एक तरीके से केव है जिसमें हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और हम रियलिस्टिक जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है उन्हीं को ही रियल मान रहे हैं, ठीक है, जो कि केवल और केवल क्या है, आइडियाज़ ऑफ शेडो हैं, ठीक है, शेडो ऑफ आइडियाज़ हैं। तो वो बोलता है कि जो बंदा इनमें से निकल करके समाज की सच्चाई को देख पा रहा है ऊपर जा करके, वो ही आपका फिलोसोफर किंग है, ठीक है। अब रिलेट हो रहा है आपका एलोगेरी ऑफ केव विद फिलोसोफर किंग। और फिलोसोफर किंग ऐसा नहीं है कि वो अकेले बाहर चला गया, वो फिलोसोफर किंग वापस आएगा इस केव के अंदर, और इन समाज के लोगों को जो ऑलरेडी अभी भी बंधे हुए हैं, जो इन्हीं चीज़ों को सच्चाई मान रहे हैं, अभी भी जो है वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक थिंग से ऊपर उठ करके आइडियाज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। आपको विजडम को गेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे उसके और आइडियाज़ पे, ठीक है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको एक बारी में ऐसा समझ आ जाए कि आपको दोबारा से प्लेटो आप कभी भूलो नहीं, और आपको हर एग्जामिनेशन में इसमें हेल्प हो, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। प्लेटो रिगार्ड्स एजुकेशन एज ए मीन्स टू अचीव जस्टिस, बोथ इंडिविजुअल जस्टिस और सोशल जस्टिस। वो बोलता है कि विदाउट एजुकेशन ना हम जस्टिस को अटेन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए उसने एजुकेशन की बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं, जो स्टेजेस आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट वो बोलता है एलिमेंट्री एजुकेशन। वो बोलता है कि जो पहले 10 साल है ना उसमें बच्चे को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें उसको जिम्नाजियम कराया जाएगा, प्लेग्राउंड में चीज़ें कराई जाएंगी, एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। तो बेसिकली उसकी हेल्थ पे और माइंड पे दोनों चीज़ों को जो है डेवलप करने की कोशिश की जाएगी विद इन द 10 ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन आपकी 20 साल की उम्र में स्टार्ट होगी, जिसमें कि मिलिट्री कंपलसरी एजुकेशन आपको दी जाएगी, ठीक है, मिलिट्री का ज्ञान आपको दिया जाएगा।
और जो एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे वो जो है बिजनेसमैन बन जाएंगे, ट्रेडर्स बन जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्लास है एक। तो यानी कि जो इस 20 साल की उम्र के बाद जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो उस एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे वो ट्रेडर्स बन जाएंगे, और जो पास हो जाएंगे वो अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, दोज हु पास्ड वुड रिसीव अनदर 10 ईयर्स। तो जो एग्ज़ाम को पास कर लेंगे वो अगले 10 साल और पढ़ेंगे और फिर से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर से एग्ज़ाम होगा एट द एज ऑफ 30। ठीक है, अब एज ऑफ 30 में आपका एग्ज़ाम होगा फिर से। तो दोज हु डिड नॉट सक्सीड वुड बिकम असिस्टेंट, एक्सॉलरी और सोल्जर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड बताया था कि फर्स्ट आपके ट्रेडर्स है, सेकंड आपके सोल्जर है। वो बोलता है कि एट द एज ऑफ 30 जो लोग एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, सोल्जर्स बन जाएंगे, और जो लोग पास हो जाएंगे उनको आगे फिर से एजुकेशन के लिए भेजा जाएगा। और एट द एज ऑफ 50 50 साल की उम्र में जो पूरी एजुकेशन को प्राप्त कर लेगा वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, फिलोसफर किंग बनने के लायक बन जाएगा। यानी कि उसको 10 साल से 50 साल तक की एज में इतनी सारी एजुकेशन मिल चुकी होगी, इतना सारा ज्ञान मिल चुका होगा कि अब वो फिलोसफर किंग बन के स्टेट को चलाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे देखो, इतने पुराने समय पे वो एग्जामिनेशन का कंसेप्ट दे रहे हैं, समझ सकते हो उनके आइडियाज़ इसीलिए आज तक भी इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। ठीक है, अब आता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी वाइव्स। तो मैं चाहती थी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती थी, बट मुझे पता है कि बच्चे 2 पार्ट्स में नहीं देखते हैं, इसलिए मैं इस एक ही वीडियो को लॉन्ग कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना, क्योंकि मैं भी उतनी ही मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, प्रॉपर्टी एंड वाइफ। तो बेसिकली इसके अंदर वो क्या बोलते हैं, मैं इसको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बेसिकली वो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ और प्रॉपर्टी में वो क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टी और वाइफ इन दो चीज़ों पे कभी भी कोई इंडिविजुअल अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं कि जिस तरीके से हम समाज में देखते हैं कि शादी होती है, एक वाइफ होता है, एक हस्बैंड होता है, तो इस कंसेप्ट को वो नकार देते हैं। वो बोलते हैं कि समाज में उन्नत तरीके के बच्चों को, यानी कि सबसे बेस्ट तरीके के चाइल्ड आपको कैसे प्राप्त होंगे, जब समाज में सबसे बेस्ट मैन और सबसे बेस्ट वुमेन आपस में मिलकर के बच्चों को जो है पैदा करेंगे। तो बोलता है कि मैरिज नहीं होनी चाहिए। वो बोलता है कि कम्युनिज्म का मतलब यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप होनी ही नहीं चाहिए। कम्युनिज्म का मतलब है आपकी कलेक्टिव गुड होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिव गुड कैसे, एक जो है सोसाइटी है उसमें सारे के सारे बेस्ट मैन निकल करके और बेस्ट मैन वुमेन निकल करके आपस में मिल करके बच्चों को पैदा करेंगी, और वो जो बच्चे होंगे वो उनके नहीं होंगे, वो स्टेट के होंगे। यानी कि उन बच्चों को पालने का जो ज़िम्मा होगा, उनकी एजुकेशन का, उनकी देख रेख का, वो सारा ज़िम्मा किसका होगा, वो स्टेट का होगा। यानी कि उस बच्चे को खुद नहीं पता होगा कि उसके माता पिता कौन है। ठीक है, ऐसे वो प्रॉपर्टी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है सबकी होगी, प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल की नहीं होगी। वो बोलते हैं कि अगर जो फिलोसोफर किंग है, अगर आपने उसको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया, आपने उसको वाइफ रखने का अधिकार दे दिया, तो वो अपने से ऊपर अपने परिवार को और अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा रेदर देन स्टेट। लेकिन वो तो स्टेट को बनाना चाहते हैं, आइडियल स्टेट को, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि फिलोसफर किंग विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द वाइफ। ठीक है, तो वाइफ का कंसेप्ट तो वो सबके लिए बोलते हैं कि जो है शादी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, बेस्ट मैन और बेस्ट वुमेन निकल करके जो है बच्चों को पैदा करेंगी, और वो बच्चे किसके होंगे, वो स्टेट के होंगे। ठीक है, तो यही उनका बेसिकली कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ है कि यानी कि प्राइवेट ऑनरशिप आपकी नहीं हो सकती ऑन प्रॉपर्टी एंड ऑन वाइफ। ठीक है, अब बात आता है थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। तो उनके अकॉर्डिंगली किंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, किंग क्यूरियस होना चाहिए, बेनोवलेंट होना चाहिए, जिसको सब लोग प्यार करें, जस्ट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, अल्ट्रिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट ऑफ अ रीजन, यानी कि उसमें विवेक होना चाहिए, उसमें बुद्धि होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर टू फिलोसफर किंग। तो जैसे कि आज हम पढ़ते हैं कि हमारे जो स्टेट ऑफ हेड होता है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो प्लेटो का स्टेट था उसमें फिलोसफर किंग के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, उसको अनलिमिटेड पावर थी ताकि वो स्टेट को अच्छे से चला पाए। So Plato puts only one limitation on the philosopher king. He cannot change the constitution or laws. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वहाँ यहाँ पे वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को उसका मतलब ये है कि जो समाज के लिए जो वो लॉज बता रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बोलता है कि तीनों टाइप के जो लोग हैं उन तीनों को अपना अपना काम करना चाहिए, तीनों एक दूसरे काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि जो बेसिक से जो लॉज हैं उसी को वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। ठीक है, तो जो समाज के जो बेसिक लॉज हैं उनको फॉलो होना चाहिए। केवल अगर जब वो फॉलो नहीं होंगे तभी फिलोसफर किंग के ऊपर जो है क्वेश्चन हो सकता है, उसकी पावर के ऊपर लिमिटेशन रख सकती है। अदरवाइज फिलोसफर किंग की जो पावर्स है वो अनलिमिटेड है।
अब आते हैं इंपॉर्टेंट कोड्स ऑन प्लेटो। सो ह्यूमन बिहेवियर फ्लॉज फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज, डिज़ायर, इमोशन, नॉलेज। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये आप खुद से रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट कोटेशंस आ जाती हैं काफ़ी बारी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस को नोट डाउन किया है। ठीक है, सो अभी तक की हमारे सिलेबस में आज हम प्लेटो भी कवर अप कर चुके हैं, और आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में हम एरिस्टोटल, मैकियावेली, जीएस मिल, जॉन रॉल्स, इन सभी को भी कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ में ऑलरेडी आपका जो है कुछ वीडियोस आईपीटी की, कुछ वीडियोस आपकी आईआर की, कुछ वीडियोस आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबकी अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको फुल सिलेबस चाहिए, आपको फुल सिलेबस, आपको कहीं और भटकना नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में झांकना नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो आप हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो कोर्स आपको कैसे मिलेगा, आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोर्स सेक्शन में आसानी से हमारा कोर्स दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने जो कमेंट बॉक्स में नंबर लिखा है वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, आपकी जो वन टाइम फीस होगी उसी में आपके सारे मॉक टेस्ट, आपके वीकली टेस्ट, आपके सारे नोट्स, आपकी ई बुक्स जो हैं, पेड ई बुक्स, सारी की सारी उसी में मिलने वाली हैं। तो बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगी एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।